नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 साइंस चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, एकदम स्थिर बैठें। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, अपने शरीर में हो रहे मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करें। यू मे बी ब्लिंकिंग योर आईज टाइम टू टाइम, हो सकता है आप अपनी पलकें बार बार झपका रहे हो। ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ, आप अपने शरीर में हो रहे मूवमेंट्स को नोटिस करें जब आप सांस लेते हो। देर आर सो मेनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडीज, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हैं पलकें झपकाने और सांस लेने के अलावे जो हमारी बॉडीज में होती रहती हैं। वेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ योर बॉडी आर यू मूविंग, जब आप अपनी कॉपी पे लिख रहे होते हो तब आप अपने शरीर का कौन सा हिस्सा मूव करते हो। और वेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, और जब आप पीछे मुड़ के क्लास में अपने दोस्त को देखते हो फिर आप अपने शरीर का कौन सा हिस्सा यूज करते हो, कौन सा हिस्सा मूव करते हो। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन दीज एग्जाम्पल्स, आप अपनी जगह पे स्थिर ही बैठे हो लेकिन आपके शरीर का अलग अलग पार्ट मूव कर रहा है। यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप खुद भी एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हो। जैसे कि यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड और गो होम आफ्टर स्कूल, आप जब अपने क्लास में आपको अपने टीचर से कुछ पूछना होता है तो आप अपनी जगह से उठ के टीचर के पास जाते हो। आप घर से स्कूल आते हो, आप स्कूल से घर जाते हो, आप प्लेग्राउंड में जाते हो। तो ये सब वो मूवमेंट्स हैं जिसमें आपकी पूरी बॉडी मूव करती है। यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आप चलते हो, दौड़ते हो, जंप करते हो, ये सब करके आप एक जगह से दूसरे जगह मूव कर पाते हो। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1 आफ्टर डिस्कसिंग विथ आवर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। यहाँ है टेबल 8.1, इसे आपको भरना है। इसमें जानवरों के मूवमेंट के बारे में बताना है। इसे भरने के लिए आप अपने दोस्तों या फिर अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके इसे भर सकते हैं। बूझो वंडर्स अबाउट मूवमेंट्स इन प्लांट्स, बूझो सोच रहा है कि प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होता है। ही नोज दैट दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट डू दे शो एनी काइंड ऑफ मूवमेंट्स, बूझो जानता है कि प्लांट्स मूव नहीं करते, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते, लेकिन क्या उनमें किसी और तरह का मूवमेंट होता है। Walk, run, fly, jump, creep, crawl, slither and swim, these are only a few of the ways in which animals move from one place to another. चल के, दौड़ के, उड़ के, कूद के, रेंग के, लोट के, लुढ़क के या फिर तैर के, ये कुछ तरीके हैं जिससे एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। तो ऊपर जो आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो एनिमल्स इन्हीं कुछ तरीकों में से एक तरीका यूज करके मूव करते होंगे। वाई आर देयर सो मेनी डिफरेंसेस इन द वेज दैट एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब एनिमल्स के प्लेस टू प्लेस मूव करने के तरीकों में इतना डिफरेंस क्यों है। वाई इज इट दैट मेनी एनिमल्स वॉक वाइल अ स्नेक सिल्थर और क्रॉल्स एंड अ फिश स्विम्स, ऐसा क्यों है कि कुछ जानवर चलते हैं, वॉक करते हैं जैसे कि काऊ, जबकि कुछ जैसे कि स्नेक है वो लुढ़कता है या फिर रेंगता है, और जो मछली है वो तैरती है। तो ऐसा क्यों है। 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स, अब हम ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट्स टू बिगिन विथ बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल। इससे पहले कि हम जानवरों की बॉडी में हो रहे मूवमेंट पे ध्यान दें, हम अपने बॉडी के कुछ मूवमेंट्स के बारे में देखते हैं। डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल, क्या आप अपने स्कूल में फिजिकल एक्सरसाइज को एंजॉय करते हो। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेस, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आप अपने हाथ और पैर को किस तरह मूव करते हो। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मेनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ, आइए कुछ ऐसे मूवमेंट्स को ट्राई करें जो कि हमारी बॉडी कर सकती है। बॉल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट, जैसा कि क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं वैसे मान लें कि आपके हाथ में बॉल है और सामने विकेट है, तो आप एक इमेजिनरी विकेट पे बॉल करने की कोशिश करें। हाउ डिड यू मूव योर आर्म,
आपने अपने हाथ को कैसे घुमाया जब आप बॉल कर रहे थे तो? डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट? क्या आपने अपने हाथ को कंधे से घुमाया और पूरा गोल घुमाया? डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या आपका कंधा भी घूमा? लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। सो जाएं और अपने पैर को उठा के गोल घुमाने की कोशिश करें। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। अपने हाथ को कोहनी से मोड़ लें और अपने पैर को घुटने से। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज। अपने हाथ को दोनों तरफ फैलाएं। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर्स। अपने हाथ को मोड़ के कंधे को छूने की कोशिश करें। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? कंधे को छूते समय आपने अपने हाथ का कौन सा हिस्सा मोड़ा? स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स। अपने हाथ को सीधा कर लें और उसे नीचे की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। आर यू एबल टू डू इट? क्या आप ऐसा कर पाए? जब आप हाथ सीधा करोगे और इसे कोहनी से नीचे ले जाने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं जाएगा। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2। अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मूव करने की कोशिश करें और इसे यहाँ टेबल 8.2 में नोट करें। Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction? ऐसा क्यों है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को हर दिशा में मूव कर पा रहे हैं लेकिन कुछ एक अंगों को कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर पा रहे हैं? Why are we unable to move some parts at all? और हम अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स को मूव कर ही नहीं पाते, ऐसा क्यों है? एक्टिविटी 1। Place a scale lengthwise on your arm so that your elbow is in the center. अपने हाथ पे एक स्केल रखें बड़ा सा such that कि आपकी जो कोहनी है वो स्केल के बीच में आए। Ask your friend to tie the scale and your arm together. अपने दोस्त को बोलें कि वो स्केल को आपकी हाथ से इस तरह बांध दे। Now try to bend your elbow. Are you able to do it? अब जब आपके हाथ में स्केल कुछ इस तरह बंध गया है तो अपने हाथ को मोड़ने की कोशिश करें। क्या आप अपने हाथ को मोड़ पा रहे हो? तो ऑब्वियस सी बात है नहीं मोड़ पाओगे। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together, like elbow, shoulder और neck? हम अपने शरीर के उन हिस्सों को मूव कर पा रहे हैं जहां पे ऐसा लगता है कि दो पार्ट्स, हमारे बॉडी के दो पार्ट्स आके मिल रहे हों, जैसे कि हमारी कोहनी में, हमारे कंधों में, हमारे गर्दन में। हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारे शरीर के दो पार्ट्स, हाथ का अगला हिस्सा और हाथ का पिछला हिस्सा कोहनी पे आके मिला हुआ मालूम पड़ता है, तो हम ऐसे हिस्सों को मूव कर पाते हैं। These places are called joints। और इन प्लेसेस को जहां पे हमें ऐसा लगता है कि दो पार्ट्स जुड़े हुए हैं उन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? क्या कोहनी, कंधे और गर्दन को छोड़ के क्या आप कुछ और जॉइंट्स के नाम बता सकते हैं? इफ आवर बॉडी हैज नो जॉइंट्स, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? अगर हमारे शरीर में जॉइंट्स नहीं होते तो क्या आप सोचते हैं कि हम अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव कर पाते? What exactly is joined together at these joints? ये जो joints हमारी बॉडी में हैं उनमें exactly क्या जुड़ा होता है? अगर हमारे बॉडी में joints नहीं होते तो ऑब्वियस सी बात है हम जो बहुत सारी मूवमेंट्स करते हैं वो नहीं कर पाते। और joints में क्या होता है ये आगे देखते हैं। Press your finger against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, हैंड्स एंड लेग इंक्लूडिंग द फिंगर एंड टोज। अपने उंगली से अपने शरीर के इन हिस्सों को जोर से दबा के देखें, अपने चेहरे को, गर्दन को, नाक को, कान को और कंधे के पिछले भाग को, हाथ को, पैर की उंगलियों को, पैर को, इन सब को आप उंगली से जोर से दबा के देखें। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर? क्या आपको ऐसा मालूम पड़ा जैसे कि आपकी अंगुली किसी मजबूत चीज से दब रही हो? द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स। और ये जो हार्ड स्ट्रक्चर्स जिसको आपने अभी अभी फील किया, ये बोन्स हैं, ये हड्डियां हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। इस एक्टिविटी को अपने शरीर के दूसरे हिस्सों पे करके दोहराएं।
सो मेनी बोन्स। ऐसा करने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां हैं। बोन्स कैन नॉट बी बेंट, और ये हड्डियां मुड़ नहीं सकती हैं। हाउ डू वी बेंड आर एल्बो? अगर हड्डियां मुड़ नहीं सकती हैं तो हमने अपने कोहनी को कैसे मुड़ा? इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर आर्म टू आर रिस्ट। हमारा जो पूरा हाथ है वो कंधे से लेकर हमारी कलाई तक एक ही हड्डी नहीं है। यहाँ पे दो जुड़ी हुई हड्डियां हैं। ये जॉइंट है हमारा कोहनी पे, जिस कारण हम इसे मोड़ पाते हैं। इट इज डिफरेंट बोन्स ज्वाइंट टुगेदर एट द एल्बो। दो अलग अलग हड्डियां जुड़ी हैं जिस कारण हम इन्हें मोड़ पाते हैं। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। इसी तरह हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे बोन्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारी हड्डियां प्रेजेंट हैं। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। हम अपने शरीर के उन्हीं हिस्सों को मूव कर पाते हैं जहां दो हड्डियां आकर जुड़ती हैं। There are different type of joints in our body to help us carry out different movements and activities. हमारे शरीर में अलग अलग तरह की हड्डियां हैं जो कि अलग अलग काम करती हैं। Let us learn about some of them. आइए इनमें से कुछ के बारे में जानें। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो ये जॉइंट का एक प्रकार है। जब दो हड्डियां जुड़ती हैं तो एक जॉइंट बनता है, तो उसमें से जॉइंट का एक टाइप है। एक्टिविटी 2, roll a strip of paper into a cylinder, make a small hole in an old rubber or plastic ball under supervision, and push the paper cylinder into it as shown in figure 8.2। तो यह फिगर 8.2। तो आपको एक पेपर को इस तरह रोल करना है और एक बॉल में एक होल करके, एक छेद करके इस कागज के रोल को उस छेद में डालना है। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। आप इस पेपर के सिलेंडर को इस बॉल पे चिपका भी सकते हो। पुट द बॉल इन ए स्मॉल बाउल। इस बॉल को, जो कि गुलाबी रंग का है, इसे एक बाउल में रखें, कटोरे में रखें। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल? अब जब आपने इस बॉल को एक कटोरे में रखा है तो क्या ये बॉल इस कटोरे में आसानी से घूम पा रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, घूम पाएगा। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट? और जब आप इस बॉल को रोटेट करा रहे हो इस कटोरे में, तो क्या ये पेपर सिलेंडर जो आपने इस बॉल में छेद करके डाला है, क्या साथ साथ ये भी रोटेट कर रहा है? तो हाँ, ये भी रोटेट करेगा। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड। अब कल्पना करें कि ये जो पेपर सिलेंडर है वो आपका हाथ है और ये जो बॉल है वो आपके हाथ का आखिरी हिस्सा, जो कि कंधे से जुड़ा है। द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच आर्म इज ज्वाइंट। और ये जो कटोरा है वो हमारे कंधे का वो हिस्सा है जहां हमारा हाथ आके कंधे से जुड़ा होता है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी hollow space of the other bone। हमारे हाथ का ये जो राउंडेड हिस्सा है, ये हमारा हाथ, और ये जो बॉल है हाथ का आखिरी सिरा, ये राउंडेड हिस्सा, और ये जो बाउल है येलो कलर का, ये कंधा हमारा। तो इस कंधे में ये हमारा हाथ इस तरह से इस कंधे की कैविटी में, कंधे के होल में फिट हो जाता है और ये फ्रीली रोटेट कर पाता है। सच ए ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन। और इस तरह का ज्वाइंट हर दिशा में मूवमेंट को अलाउ करता है। कैन यू नेम अदर सच जॉइंट्स यू कैन थिंक ऑफ? कलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट वी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन। क्या आप हमारे शरीर में और भी ऐसे जॉइंट्स के बारे में बता सकते हैं? तो ये एग्जाम्पल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। अगला जॉइंट है हमारा पाइवोटल जॉइंट। द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पाइवोटल जॉइंट। जहां हमारा गर्दन हमारे सर से जुड़ता है उस जॉइंट को पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। इट अलाउज अस टू बेंड आर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आर राइट और लेफ्ट। ऐसा जॉइंट हमें हमारे सर को आगे पीछे और लेफ्ट राइट मूव करने देता है। ट्राई दीज मूवमेंट्स। सर के इन मूवमेंट्स को एक बार करके देखें। हाउ आर दीज मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल इन इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये जो हमारे सर का मूवमेंट है वो हमारे हाथ के मूवमेंट से किस तरह डिफरेंट है? इन अ पिवटल जॉइंट अ cylindrical bone rotates in a ring।
पिवटल जॉइंट में एक सिलिंड्रिकल बोन होता है, एक सिलेंडर की तरह का बोन होता है जो कि एक गोलाकार रूप में घूमता है। अगला जॉइंट है हिंज जॉइंट। ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स, ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली। दरवाजे को दो चार बार खोलें और दरवाजे में जो कब्जे लगे हैं उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। उनमें जो हिंजेस हैं, जो जहां दरवाजा जुड़ता है दीवार से, उस पॉइंट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें जो कि मूव करता है। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। यही वो हिंजेस हैं जो कि दरवाजे को आगे पीछे मूव करने में हेल्प करते हैं। एक्टिविटी 3, लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज। अब हिंज में जिस तरह का मूवमेंट हो रहा था, आइए उस तरह का एक और मूवमेंट देखें। मेक अ सिलेंडर विथ कार्डबोर्ड और अ थिक चार्ट पेपर। एक चार्ट पेपर या फिर एक कार्डबोर्ड से एक मोटा सिलेंडर बनाएं इस तरह का। अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय प्रेसिंग द सिलेंडर एट द सेंटर एज शोन। इस सिलेंडर में एक छोटा सा छेद करके इसमें एक पेंसिल डालें, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। मेक अ hollow half cylinder from the cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily। एक और छोटा सा सिलेंडर बनाएं कार्डबोर्ड से ही, so that इसे इस बड़े सिलेंडर के अंदर डाला जा सके। The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it allows movement like a hinge। एक बड़े कार्डबोर्ड के सिलेंडर के अंदर एक छोटा कार्डबोर्ड का सिलेंडर छोटे सिलेंडर को बड़े के अंदर मूव करने देता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हिंजेस मूव कर रही थी दरवाजे में। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर, हाउ डज इट मूव। जो दूसरा सिलेंडर आपने बड़े के अंदर डाला है उसको मूव करने की कोशिश करें, वो किस तरह मूव कर रहा है उसे नोटिस करें। हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ इन आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये जो सिलेंडर का मूवमेंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वाले मूवमेंट से किस तरह डिफरेंट है। We saw this kind of movement at the elbow in activity 1। हमने एक्टिविटी 1 में जब हम कोहनी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हाथ को बेंड कर रहे थे, तब हमने इस तरह का मूवमेंट देखा है। What we have constructed in figure 8.4 is different from hinges of course। फिगर 8.4 में जो हमने बनाया वो कब्जों से डिफरेंट है, but it illustrates the direction in which a hinge allows movement। लेकिन ये बताती है कि हिंज में मूवमेंट किस तरह होता है, कब्जों में मूवमेंट किस तरह होता है। द एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। हमारे कोहनी में इसी तरह का एक हिंज जॉइंट होता है जो कि केवल आगे और पीछे की मूवमेंट को अलाउ करता है। यहाँ फिगर 8.5 में हमारे घुटनों में जो हिंज जॉइंट है उसे दिखाया गया है, क्योंकि हम घुटनों को भी केवल आगे और पीछे ही मूव कर पाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच जॉइंट्स। क्या आप ऐसे हिंज जॉइंट के कुछ और एग्जाम्पल सोच पाओगे। अगला जॉइंट है फिक्स्ड जॉइंट। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार। हमारे सर के बोन्स में कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि अब तक जो हमने जॉइंट्स डिस्कस किए उससे अलग हैं। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स। और ऐसे जो जॉइंट जो फिक्स्ड जॉइंट हैं उनमें जो दो बोन्स जुड़े होते हैं वो मूव नहीं कर पाते। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट। और जब दो जुड़े बोन्स मूव नहीं कर पाते तो ऐसे जॉइंट को हम फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head, isn't it? जब आप अपना मुंह खोलते हो तो आप अपने निचले जबड़े को मूव कर पाते हो। Try to move your upper jaw. Now, are you able to move it? अब आप अपने ऊपरी जबड़े को मूव करने की कोशिश करें, क्या आप इसे मूव कर पा रहे हो। तो हम मुंह खोलते वक्त केवल निचले ही जबड़े को मूव कर पाते हैं, ऊपरी जबड़ा हमारा सर से अटैच्ड है, इसलिए हम उसे मूव नहीं कर पाते। देयर इज अ जॉइंट बिटवीन अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द हेड विच इज फिक्स्ड जॉइंट। एक जॉइंट है हमारे जबड़ों और हमारे सर के बीच में, लेकिन वो मूव नहीं कर सकता, इसलिए वो एक फिक्स्ड जॉइंट है। We discussed only some of the joints that connect parts of our body। अब तक हमने कुछ ही joints के बारे में डिस्कस किया है जो कि हमारे शरीर के कुछ एक हिस्सों को कनेक्ट करती हैं।
What gives the different part of body their different shapes? हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शेप, अलग अलग आकार कैसे आता है? इफ यू वॉन्टेड टू मेक अ डॉल, वट विल यू मेक फर्स्ट? अगर आपको एक गुड़िया बनाने के लिए कहा जाए, एक डॉल खिलौने वाला बनाने के लिए कहा जाए, तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? Perhaps a framework to give the doll shape before making its outer structure, isn't it? अगर आपको एक गुड़िया बनानी है तो आप सबसे पहले उसका ढांचा बनाएंगे और उसके बाद उसका अपीयरेंस डिसाइड करेंगे. All the bones in our body also form a framework to give a shape to our body. हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं वो सारे मिलके एक ढांचा तैयार करती है ताकि हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को एक प्रॉपर आकार मिल सके. दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन, और इस ढांचे को हम स्केलेटन कहते हैं. ये एक ह्यूमन स्केलेटन का फिगर यहाँ आपको दिखाया गया है. हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो शेप है वो एक मानव कंकाल का शेप है, एक ह्यूमन स्केलेटन का शेप है? हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? हम अपने शरीर के अलग अलग बोन्स के आकार के बारे में कैसे जान पाएंगे? वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग देम. हम अपने शरीर के कुछ हड्डियों के नंबर के बारे में पता कर सकते हैं उन्हें टच और फील करके. वन वे वी कुड नो दिस shape better would be to look at X-ray image of the human body. अगर आप ह्यूमन बॉडी का एक्सरे करें तो आप हड्डियों को आसानी से देख पाओगे. Did you or anyone in your family have an X-ray of any part of your body taken? क्या आपने या फिर आपके परिवार में किसी ने कभी अपने शरीर का कोई एक्सरे कराया है? Sometimes, when we are hurt or have an accident, doctors use these X-ray images to find about any possible injuries that might have happened to the bones. जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर हमें जब चोट लग जाती है तो डॉक्टर्स उस एक पार्ट का एक्सरे करते हैं और ये पता करते हैं कि हड्डियों में कोई इंजरी तो नहीं हुई, कोई क्षति तो नहीं हुई. द एक्सरे शो द शेप ऑफ बोन इन आवर बॉडी. ये एक्सरे हमारे शरीर के बोन्स का आकार, बोन्स का शेप बताता है. फील द बोन इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग. अपने हाथ के अगले हिस्से, अपने हाथ के ऊपरी हिस्से, अपने पैर का निचला हिस्सा और पैर का ऊपरी हिस्सा को टच करके आप इनके बोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में पता करें. ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट. इन सभी हिस्सों में कितने बोन्स हैं ये पता करने की कोशिश करें. सिमिलरली फील द बोन ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दीज विथ एक्सरे इमेजेस. अपने घुटनों में कितने बोन हैं ये पता करने की कोशिश करें और इसे एक्सरे इमेज से मैच करके देखें. एक्सरे इमेज ऑफ एंकल एंड नी जॉइंट्स, ये हमारे घुटने का एक एक्सरे है. बेंड योर फिंगर्स. आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट? अपनी उंगलियों को मोड़ने की कोशिश करें. क्या आप उंगलियों को हर जॉइंट पर से मोड़ पा रहे हो? हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव? आपके हाथ की जो बिचली उंगली है उसमें कितने बोन्स हैं? फील द बैक ऑफ योर पाम. अपने हथेली के पिछले हिस्से को फील करें टच करके. इट सीम्स टू हैव मेनी बोन्स, इजंट इट? ऐसा लगता है जैसे हथेली के पीछे बहुत सारी बोन्स हैं. इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल? क्या आपकी कलाई फ्लेक्सिबल है, आप उसे मूव कर पा रहे हो? इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स. आपकी कलाई बहुत सारे छोटे छोटे बोन से बनी है. वट विल हैपन इफ इट हैज ओनली वन बोन? क्या होता अगर आपकी कलाई में एक ही बोन होता? अगर ऐसा होता तो हम अपनी कलाई को मूव नहीं कर पाते. ये आपके हथेली का वो पिछला हिस्सा है जिसे आप अभी टच करके फील कर रहे थे. बोन्स ऑफ योर हैंड, ये आपके पाम, आपकी हथेली के पीछे का हिस्सा है. कितने बोन्स हैं ये आप भी देख सकते हो. एक्टिविटी 4, टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल while. Feel your chest bones and the backbone by gently pressing the middle of the chest and back at the same time. सांस लेके कुछ देर रोक के रखें और अपने पीठ के हड्डियों को फील करने की कोशिश करें. काउंट as many ribs as possible. आपके छाती में
कितनी छोटी छोटी हड्डियां हैं। ये जो छोटी छोटी हड्डियां आपको यहाँ इस फिगर में दिख रही हैं, ये रिब्स हैं। ये हमारी छाती में है। जो जब आप सांस लेके रोक के रखोगे तो ये रिब्स आप फील कर पाओगे। तो इन्हें काउंट करने की कोशिश करें। ऑब्जर्व फिगर 8.9 केयरफुली एंड कंपेयर विथ व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन्स। इस फिगर 8.9 से कंपेयर करें आपने जो फील किया अपने छाती के बोन्स के बारे में उसे। वी सी दैट रिब्स आर क्यूरियसली बेंट। आप पाएंगे कि ये जो रिब्स हैं, छाती की हड्डियां हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मुड़ी हुई हैं। दे जॉइन द चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन्स टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। ये मुड़ी हुई छाती की हड्डियां पीठ की हड्डियों से जुड़ के एक बक्से की तरह का एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। दिस इज कॉल्ड द रिब केज। और इस बक्से के तरह का स्ट्रक्चर को हम रिब केज कहते हैं। Some important internal parts of our body lie protected inside this cage. और इस रिब केज के अंदर हमारे शरीर का कुछ बहुत ही important हिस्सा रहता है। Ask your friend to touch their toe without bending their knees. अपने दोस्त को बोलें कि वो अपने घुटने को बिना मोड़े अपने पैर की उंगलियों को छूने की कोशिश करे। Starting from the neck, move your finger downward on the back of your friend. जब आपका दोस्त अपनी उंगलियों को छू रहा हो तो उसकी गर्दन से लेके उसके पीठ पर अपनी उंगलियों से टच करके महसूस करने की कोशिश करें। What you feel is the backbone. आपने जो अभी फील किया अपने दोस्त के पीठ पे उभरी हुई चीज, वो बैकबोन है। इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स। ये बैकबोन बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स को मिला के बना होता है। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स। और ये जो रिब केज है, हमारे छाती का बोन, ये इस बैकबोन से जुड़ा होता है। इफ बैकबोन वाज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। अगर आपका बैकबोन केवल एक ही हड्डी से बना होता तो क्या आपका दोस्त नीचे मुड़ पाता? तो अगर ये एक ही हड्डी से बना होता तो हम आगे या पीछे की तरफ मुड़ नहीं पाते। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ अ हैंड प्रेस्ड टू द वॉल एंड ट्राई टू पुश इट। अपने दोस्त को एक हाथ दीवार पे रख के खड़ा करें और उसे कहें कि वो दीवार को दबाने की कोशिश करे। डू यू नोटिस टू बोन्स स्टैंडिंग वेयर द शोल्डर्स आर। जब आपका दोस्त दोनों हाथ दीवार पे रख के दीवार को दबाने की कोशिश करेगा तो आप उसके पीठ पे दो बड़े बड़े बोन्स ऑब्जर्व कर पाओगे उसके कंधे के पास, और इन बोन्स को शोल्डर बोन कहते हैं। ऑब्जर्व फिगर 8.12 केयरफुली। यह है फिगर 8.2। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। यहाँ जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है उसे हम पेल्विक बोन्स कहते हैं। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टोमक। ये वो बोन्स हैं जो कि आपके पेट के नीचे होती हैं। दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन। इसी हिस्से की मदद से आप बैठ पाते हो। द स्कल इज मेड ऑफ मेनी बोन्स जॉइंट टुगेदर। हमारी जो खोपड़ी है वो बहुत सारे बोन से मिल के बनी है। इट encloses and protects very important part of the body, the brain. और ये खोपड़ी हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को रखती है, हमारे दिमाग को रखती है। We discussed many bones and the joints of our skeleton. हमने अब तक हमारे शरीर के बहुत सारे बोन्स और जॉइंट के बारे में डिस्कस किया है। There are some additional part of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. ऐसे भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हड्डी के जैसे कठोर या मजबूत तो नहीं है, वे मुड़ सकते हैं। These are called cartilage. और ऐसे बोन्स को, ऐसे पार्ट्स को हम कार्टिलेज कहते हैं। फील योर ईयर। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंट। अपने कान को फील करने की कोशिश करें। क्या आपने कोई ऐसा सख्त हिस्सा महसूस किया जिसे मोड़ा जा सकता हो? देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हियर, इजंट इट। आपके कान में कोई बोन, हड्डी नुमा स्ट्रक्चर जो कि मुड़ नहीं सकता हो, आपको नहीं मिला होगा। Do you notice anything different between earlobe and the portion above it? इस earlobe और इसके ऊपरी हिस्से, क्या इस दोनों में आपने कोई डिफरेंस
ऑब्जर्व किया? एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स, जब आप इसे उंगली से महसूस करने की कोशिश करेंगे तब आपको एक डिफरेंस मिलेगा. You do feel something in the upper parts of the ear that is not as soft as the earlobe but not as hard as a bone, isn't it? आप अपने कान के ऊपरी हिस्सों में कुछ ऐसी चीज महसूस करोगे जो कि ईयरलोब जितना कोमल तो नहीं है लेकिन बोन जितना हार्ड भी नहीं है. दिस इज कार्टिलेज. तो ये जो हिस्सा है वो कार्टिलेज कहलाता है. कार्टिलेज इज ऑल्सो फाइंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. ऐसा कार्टिलेज हमारे बॉडी के जॉइंट्स में भी पाया जाता है. वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेजेस. हमने देखा है कि हमारा जो स्केलेटन है, जो मानव कंकाल है, वो बहुत सारे हड्डियों से, बहुत सारे जॉइंट से और बहुत सारे कार्टिलेजेस से मिलके बना है. यू कुड फील, बेंड एंड मूव मेनी ऑफ देम. आप इनमें से बहुत सारे को छू के महसूस कर सकते हो, उन्हें मोड़ सकते हो और मूव कर सकते हो. ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक. जो ह्यूमन स्केलेटन की फोटो हमने ऊपर देखी है उसका एक स्ट्रक्चर, आप उसकी एक फोटो आप अपनी कॉपी में बनाएं. वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज. हमने बहुत सारे हड्डियों और बहुत सारे जॉइंट्स के बारे में देखा जो कि हमें मूव करने में मदद करती हैं. What makes the bone move the way they do? बोन्स जिस तरह मूव करती हैं वैसा मूव करने में कौन उनकी मदद करता है, वो कैसे मूव कर पाती हैं? लेट अस फाइंड आउट. आइए पता करें. मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड एंड बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब. एक मुट्ठी बांधें अपने एक हाथ में और अपने कोहनी से मोड़ के अपने कंधे को छूने की कोशिश करें अपने अंगूठे से. डू यू सी एनी चेंजेस इन योर अपर आर्म? क्या आप अपने अपने हाथ के ऊपरी हिस्से में कुछ बदलाव नोटिस किया? टच इट विथ अदर हैंड. डू यू फील अ सॉलन रीजन इनसाइड योर अपर आर्म? आप अपने दूसरे हाथ से अपने हाथ के इस वाले हिस्से को जहां से बॉडी फुलाते हैं उसे टच करके महसूस करने की कोशिश करें. ये आपको उभरा हुआ मालूम पड़ेगा, थोड़ा फूला हुआ मालूम पड़ेगा. दिस इज अ मसल. और ये जो है ये एक मसल है. द मसल बल्ज्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन. इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ. जब आपका हाथ इस तरह से सीधा था तो ये जो लाल वाला पोर्शन है मसल वो लंबा था, फैला हुआ था. लेकिन जब आपने हाथ इस तरह से मुट्ठी बांध के अपने कंधे को छूने की कोशिश की तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सिकुड़ा, जिस कारण ये जो उभार आप यहाँ देख पा रहे हो ये बन रहा है. नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन. अब अपने हाथ को वापस ओरिजिनल पोजिशन पे ले आए. व्हाट हैपन्स टू द मसल? मसल के साथ क्या हुआ? तो मसल जो अभी कॉन्ट्रैक्टेड था, जो सिकुड़ा हुआ था, वो वापस से फैल गया और यहाँ जो बल्ज था वो खत्म हो गया. इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड? क्या हमारा मसल हाथ सीधा करने के बाद भी सिकुड़ा ही हुआ है? तो नहीं, ये मसल फैल गया. कैन यू ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन? क्या आप अपने पैर में भी ऐसे मसल का कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व कर पाते हैं जब आप दौड़ते या फिर चलते हैं तो? When contracted, the muscle becomes shorter, stiffer and thicker. जब मसल सिकुड़ा हुआ होता है तो वह छोटा, सख्त और मोटा हो जाता है. It pulls the bone. ये हड्डी को खींचने का काम करता है. Muscles work in pairs. ये जो मसल्स हैं वो जोड़े में काम करते हैं. When one of them contracts, the bone is pulled in that direction. जब एक मसल सिकुड़ता है तो वो हड्डी को उस दिशा में खींचता है. द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस. जब एक मसल खिंच रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, तो दूसरा एक्सपैंड कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है. टू मूव द बोन इन अपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन. जब वापस से कॉन्ट्रैक्टेड मसल को सीधा करना होता है तो जो पेयर का दूसरा मसल है वो फंक्शन करता है और पहले वाले मसल ने जिस बोन को खींच रखा है वो दूसरा मसल उसी बोन को उल्टी दिशा में खींचता है और पहला मसल एक्सपैंड हो जाता है और ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है. अ मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश. एक मसल जो है वो खींच ही सकता है, धक्का नहीं दे सकता. इसीलिए मसल्स को पेयर में काम करने की जरूरत पड़ती है कि अगर एक मसल सिकुड़ रखा है तो उसे एक्सपैंड कराने के लिए दूसरे मसल की जरूरत पड़ती है.
Thus two muscles have to work together to move a bone. इसीलिए दो मसल्स की जरूरत पड़ती है, दो मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है एक हड्डी को, एक बोन को मूव कराने के लिए। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट? क्या ये मसल्स और हड्डियां मूवमेंट के लिए हमेशा रिक्वायर्ड हैं? हाउ डू अदर एनिमल्स मूव? अगर हाँ तो बाकी एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स? क्या सारे एनिमल्स के पास बोन होता है? व्हाट अबाउट एन अर्थवर्म और अ स्नेल? एक स्नेल या अर्थवर्म के बारे में आप क्या सोचेंगे? लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट, दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल्स। आइए कुछ एक अलग एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में देखें। 8.2 गेट ऑफ एनिमल्स। ये जो गेट है वो एक तरह का मूवमेंट है एनिमल्स का। अर्थवर्म एक्टिविटी 5, ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन। एक अर्थवर्म को बगीचे में मूव करते हुए ऑब्जर्व करें। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस ऑन अ पीस ऑफ बोल्टिंग और फिल्टर पेपर। इस अर्थवर्म को उठा के एक फिल्टर पेपर पे रखें। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, फिगर 8.7। एक अर्थवर्म के मूवमेंट को आपको ऑब्जर्व करना है जैसा कि फिगर 8.7 में दिखाया गया है। देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस। फिर इस अर्थवर्म को एक ग्लास प्लेट या किसी भी चिकने सतह पे रखें। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट नाउ, और अब इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करें। इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर। एक स्लिपरी सरफेस पे जैसे कि ग्लास और पेपर पे इस अर्थवर्म का मूवमेंट अलग अलग होगा। इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर? क्या ग्लास पे जो अर्थवर्म का मूवमेंट है वो पेपर पे हुए अर्थवर्म के मूवमेंट से अलग है? इन विच ऑफ द above टू surfaces डू यू फाइंड दैट द अर्थवर्म इज एबल टू मूव easily? ग्लास पे और पेपर पे इन दोनों में से ही किस सरफेस पे ये अर्थवर्म आसानी से मूव कर पा रहा था? द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग जॉइंड एंड टू एंड। अर्थवर्म का जो शरीर है वो बहुत सारे गोले गोले रिंग से ज्वाइंट हुआ मालूम पड़ता है। एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स। एक अर्थवर्म के पास हड्डियां नहीं होती। इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटैंड एंड शॉर्टन द बॉडी। अर्थवर्म के पास केवल मसल्स होती हैं जो कि उसको बड़ा और छोटा करने में मदद करती हैं उसके बॉडी को। During movement, an earthworm first extend the front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground. अर्थवर्म मूवमेंट करते समय अपने शरीर के अगले हिस्से को एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है, जबकि उसके शरीर का पीछे का हिस्सा जमीन पे फिक्स रहता है। Then it fixes the front end and releases the rear end. पहला हिस्सा जब उसने बड़ा कर लिया उसके बाद वो पहले हिस्से को जमीन पे टिकाता है, फिर दूसरे हिस्से को मूव करता है। It then shortens the body and pulls the rear end forward. उसके बाद पहले हिस्से को फिक्स करने के बाद वो बॉडी के दूसरे हिस्से को आगे की तरफ खींचता है। This makes it move forward by a small distance, जिससे वह थोड़ी दूर मूव कर पाता है। Repeating such muscle expansion and contractions, the earthworm can move through soil. ऐसे अपने शरीर को लंबा छोटा करके वो मिट्टी पे थोड़ा मूव कर पाता है। Its body create a slimy substance to help the movement. अर्थवर्म की बॉडी एक पतली सी चीज रिलीज करती है जो कि उसके मूवमेंट को हेल्प करती है। How does it fix parts of its body to the ground? अर्थवर्म अपने शरीर के कुछ हिस्से को जमीन पे कैसे फिक्स करता है? Under its body it has a large number of tiny bristles, hair-like structure projecting out. अर्थवर्म के शरीर के नीचे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बाल की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम ब्रिशल्स कहते हैं, वो बाहर की तरफ निकले होते हैं। दीज ब्रिशल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स। ये जो ब्रिशल्स हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, वो उसके बॉडी के मसल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। द ब्रिशल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। और ये जो ब्रिशल्स हैं उसकी बॉडी के, वो उसे जमीन पे एक अच्छा ग्रिप प्रदान करने में, अच्छा ग्रिप अवेलेबल कराने में मदद करते हैं। The earthworm actually eats its way through the soil. Earthworm जो है वो अपने रास्ते में मिट्टी को खाते हुए जाती है। Its body then throws away the undigested part of the material that it eats. Earthworm का शरीर वैसी चीजों को बाद में बाहर निकाल देता है जो कि अनडाइजेस्टेड रह जाती हैं उसकी बॉडी में। This activity of an earthworm makes the soil more useful for plants. और earthworm की जो ये एक्टिविटी है वो
पौधों के लिए जमीन को ज़्यादा उपजाऊ बनाती है, ज़्यादा यूजफुल बनाती है। स्नेल, यह है एक स्नेल। एक्टिविटी 6, कलेक्ट अ स्नेल फ्रॉम अ गार्डन। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर दैट इट कैरीज ऑन इट्स बैक? गार्डन से एक स्नेल उठा कर लाएं। क्या आपने स्नेल के इस राउंड स्ट्रक्चर को कभी देखा है जो कि वो अपनी बॉडी पे कैरी करता है? दिस इज कॉल्ड द शेल एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। इसे स्नेल का शेल कहते हैं। ये स्नेल की बॉडी का आउटर स्केलेटन है। बट इट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स, लेकिन ये हड्डियों से बना नहीं होता। द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो सेल है ये एक सिंगल यूनिट है, एक अकेला चीज है। ये इस स्नेल को मूव करने में हेल्प नहीं करता। इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोंग। इसे स्नेल को ही खींच के ले जाना पड़ता है। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। इस स्नेल को एक ग्लास के प्लेट पे रख के ऑब्जर्व करें। When it start moving, carefully lift the glass plate along with the snail over your head. Observe its movement from beneath. जब स्नेल मूव करना चालू करे तो आप उस ग्लास प्लेट को ऊपर उठा के उस ग्लास प्लेट की नीचे से उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। A thick structure and the head of the snail may come out of an opening in the shell. The thick structure is its foot made of strong muscle. स्नेल के शेल से एक मोटा स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा और वो मोटा स्ट्रक्चर स्नेल का पैर है और ये मजबूत मांसपेशियों से, मजबूत मसल से बना होता है। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट। अब ग्लास प्लेट को थोड़ा टेढ़ा करें। द वेवी मोशन ऑफ द फूट कैन बी सीन। उसके पैर का थिरकता हुआ मोशन आप देख पाएंगे। वेव की तरह का स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे। उसके पैर में वेव की तरह का स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे। इज द मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू अर्थवर्म? तो आपने अभी अभी जो अर्थवर्म को लेकर एक्टिविटी करी है, क्या स्नेल का मूवमेंट अर्थवर्म के मूवमेंट से स्लो है या फास्ट है? कॉकरोच, एक्टिविटी 7, ऑब्जर्व अ कॉकरोच। फिगर 8.19। तो यह एक कॉकरोच खटमल, इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। कॉकरोचेस वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। कॉकरोचेस जो हैं वो चलते भी हैं, उड़ते भी हैं और वो दीवार पे भी चढ़ सकते हैं। दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स। उनके पास 3 जोड़ी पैर होता है, 6 लेग्स होते हैं कुल। दीज हेल्प इन वॉकिंग, और ये जो लेग्स हैं इसे चलने में मदद करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ड आउटर स्केलेटन। इनका जो शरीर है वो बाहर से एक मजबूत स्केलेटन से ढका होता है। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। ये जो आउटर स्केलेटन है, बाहर का स्केलेटन है इस कॉकरोच का, वो जुड़ा होता है एक दूसरे से, जो कि मूवमेंट करने में हेल्प करता है। देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच्ड टू द ब्रेस्ट। इनके पास 2 पंख भी होते हैं इनके शरीर से जुड़े हुए। कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स। कॉकरोच के पास अलग अलग तरह के मसल्स होते हैं। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग फॉर वॉकिंग। उनके शरीर में जो पैर के पास जो मसल है वो उनको मूव करने में मदद करता है। द ब्रेस्ट मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। और उनके ब्रेस्ट के पास जो मसल है वो उनके पंखों को मूव करने में मदद करता है ताकि वो उड़ सकें। तो यह है कॉकरोच। आप एनालिसिस करें। बर्ड्स, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। पक्षी आकाश में उड़ते हैं और जमीन पे भी चलते हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड द स्वान्स ऑल्सो स्विम इन वाटर। कुछ पक्षी जैसे कि हंस या बतख पानी में भी तैरते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। पक्षी उड़ सकते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूल है। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। पक्षियों के शरीर में जो हड्डियां हैं वो खोखली होती हैं और हल्की होती हैं ताकि वो उड़ सकें। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्ब आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। पक्षियों के पिछले अंग की जो हड्डियां हैं वो चलने के लिए और अंडे पे बैठने के लिए उपयुक्त हैं। बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड एज विंग्स। और पक्षियों के अगले अंग का जो हड्डी वाला स्ट्रक्चर है वो पंख के रूप में बन के आया है। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। पक्षियों के जो कंधे का बोन है वो मजबूत है। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज्ड टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन।
पक्षियों का जो ब्रेस्ट बोन है वो कुछ इस तरह से मॉडिफाइड है कि वो उड़ने वाले मसल्स को पकड़ के रखता है ताकि पंख जो हैं पक्षियों के वो ऊपर नीचे हो सकें। फिगर 8.20, यह है फिगर 8.20। यहाँ वो बोन्स हैं जो पक्षियां उड़ने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये उनका पैर, ये पूरा स्केलेटन एक बर्ड का है। पीछे बैकग्राउंड में शेडो भी दिखाया गया है इसे पूरा करके। फिश एक्टिविटी 8, मेक अ पेपर बोट, पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विथ वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। एक कागज का नाव बनाएं, उसे पानी में डालें और उसे एक सिरे से इस तरह आगे की तरफ धक्का दें। डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली, क्या ये आसानी से पानी में चला गया? नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट ऑनटू द वाटर फ्रॉम ब्रॉड साइड। एक बार आपने एक एंड से, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, वैसे इस नाव को पानी में पुश किया तो बोट आसानी से पानी में चला गया। अब आप इसे चौड़े वाले साइड से पानी में आगे की तरफ पुश करने की कोशिश करें तो ये आसानी से पानी में मूव नहीं कर सकेगा। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड? क्या जब आप इस ब्रॉड साइड से, इस चौड़े वाले साइड से इस नाव को पानी में पुश करने की कोशिश करोगे तो क्या ये आसानी से मूव कर सकेगा? तो ये आसानी से मूव नहीं कर सकेगा। यहाँ फिगर ए में ये इस फिगर में आसानी से मूव कर पा रहा है आपका बोट, और फिगर बी में आसानी से मूव नहीं कर पा रहा है, प्लेइंग विथ बोट्स। तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवॉट लाइक अ फिश? क्या आपने नोटिस किया कि जो नाव का स्ट्रक्चर है वो मछली के स्ट्रक्चर की तरह है? द हेड एंड टेल ऑफ अ फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। मछली के जो आगे का पोर्शन और पीछे का पोर्शन है वो उसकी बॉडी से पतला होता है। द बॉडी टैपर्स एट बोथ एंड्स। मछली का जो शरीर है वो दोनों ही एंड पे सिकुड़ता है, घटता है। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइंड। और इस तरह के शरीर के आकार को हम स्ट्रीम लाइंड कहते हैं। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट easily एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। इनके शरीर का शेप कुछ इस तरह का है कि इसके आसपास से पानी आसानी से गुजर सकता है और मछली आसानी से पानी में मूव कर पाती है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल। मछली के शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो एक मजबूत मसल से कवर्ड रहता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। जब मछली तैर रही होती है तो उसके शरीर का जो आगे का हिस्सा है वो आगे की एक तरफ मुड़ जाता है और उसकी पूंछ दूसरी तरफ मुड़ती है। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन फिगर 8.23। यहाँ पे 8.23 में दिखाया गया है कि मछली किस तरह अपने शरीर को मोड़ती है, किस तरह उसके शरीर में कर्व बनता है। देन क्विकली द बॉडी एंड द टेल कर्व टू अदर साइड। एक साइड में हेड और दूसरे साइड में टेल, फिर अगले ही पल दूसरे साइड में हेड और दूसरे साइड में टेल। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। ऐसा करने से एक फोर्स क्रिएट होता है, एक जर्क क्रिएट होता है जिससे मछली आगे को मूव कर पाती है। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड। और ऐसा करते करते, ऐसा बहुत सारा स्टेप करने के बाद बहुत सारा जर्क क्रिएट होता है जिससे मछली आगे मूव कर पाती है, तैर पाती है। दिस इज हेल्प्ड बाय फिन्स ऑफ द टेल। मछली की पूंछ में एक पंख की तरह का स्ट्रक्चर है, वो भी इसमें काफी हेल्प करता है। Fish also have other fins on their body which mainly helps to keep the balance of the body and to keep the direction while swimming. मछली के पास और भी पंख की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, फिन्स होते हैं, जो कि शरीर के बैलेंस को बना के रखने में उनकी मदद करते हैं और डायरेक्शन के लिए भी उनका इस्तेमाल होता है। ये जो छोटे छोटे पंख की तरह के स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, इनकी बात हो रही है। Did you ever notice that underwater divers wear fin-like flippers on their feet to help them move easily in water? क्या आपने कभी देखा है कि पानी में जो गोताखोर होते हैं, जो अंदर जाते हैं, वो भी एक फिन की तरह का, मछली के इस पंख की तरह का स्ट्रक्चर अपने पैरों में पहनते हैं ताकि उन्हें तैरने में आसानी हो। How do snakes move? सांप कैसे मूव करते हैं? हैव यू सीन अ स्नेक सिल्थर? क्या आपने सांप को कभी लुढ़कते हुए, चलते हुए, रेंगते हुए देखा है? डज इट मूव स्ट्रेट? क्या ये सीधे मूव करता है? स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन। स्नेक्स के पास एक बड़ा बैकबोन होता है।
दे हैव मेनी थिन मसल्स, उनके पास बहुत छोटे छोटे मसल्स होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, ये मसल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं हालांकि वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। मसल्स ऑल्सो इंटर कनेक्ट द बैकबोन, और ये मसल्स सांप की बॉडी के बैकबोन से भी कनेक्टेड होते हैं। रिब्स एंड स्किन्स, बैकबोन्स, रिब्स और स्किन्स, इन सबसे कनेक्टेड होते हैं उनके मसल्स। द स्नेक्स बॉडी कर्व इनटू मेनी लूप्स, जब स्नेक मूव कर रहा होता है तो उनकी बॉडी लूप्स बनाती है, एक टेढ़ा टढ़ा स्ट्रक्चर, कुंडली टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, हर गोलाकार स्ट्रक्चर जो सांप की बॉडी बनाती है वो उसे आगे बढ़ने में मदद करता है जमीन को धक्का देके। Since its long body makes many loops and each loop gives it this push, the snake moves forward very fast and not in a straight line. अब चूंकि हर मूव जो सांप की बॉडी ने बनाया है वो उसे एक आगे की तरफ पुश देता है, तो सांप आगे की तरफ मूव कर पाता है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर पाता, टेढ़ा टाढ़ा होके मूव कर पाता है। यहाँ ये एक जो आप मुड़ा हुआ पोर्शन देख रहे हो इसे एक लूप कह रहे हैं, अगला लूप यहाँ है, दूसरा लूप यहाँ है, तो इस तरह के लूप्स बनाती है सांप की बॉडी, और इसे हर लूप जमीन को पुश करता है ताकि ये आगे की तरफ एक फोर्स मिले इन्हें और ये मूव कर पाए। वी हैव लर्नड अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, हमने सीखा अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग मसल्स के बारे में और वे कैसे उन्हें हेल्प करते हैं मूव करने में। Paheli and Bujo have many questions in their sacks about different movements in animals. पहेली और बूझो के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके झोले में बहुत सारे एनिमल के मूवमेंट के बारे में। So must you be having many unanswered questions buzzing in your minds? पहेली और बूझो की तरह आपके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। The ancient Greek philosopher Aristotle, in his book of Gate of Animals, asked himself these questions. अरिस्टोटल ने अपनी बुक जिसका नाम था गेट ऑफ एनिमल्स उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू नॉट हैव, एंड डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल टू मूव वे दे डू। बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग बॉडी पार्ट क्यों होते हैं और इनके सारे पार्ट्स क्या इनको हेल्प करते हैं मूव करने में। What are the similarities and differences in the body parts between different animals? अलग अलग एनिमल्स के बॉडी पार्ट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। How many body parts are needed by different animals for moving from place to place? कितने अंग चाहिए, कितने शरीर के पार्ट्स चाहिए एक एनिमल को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए। Why 2 legs for human and 4 legs for cows and buffaloes? आदमी के लिए 2 पैर और गाय और भैंसों के लिए 4 पैर, ऐसा क्यों होता है। Many animals seem to be having an even number of legs. Why? बहुत सारे जानवरों में हमने even number of legs देखे हैं, 4, 6, 8 ऐसे legs, तो ऐसा क्यों है। Why is the bending of our leg different from that of our arms? हमारे पैर का मुड़ना और हमारे हाथ का मुड़ना अलग अलग क्यों है। So many questions, and perhaps we have looked for some answers through our activities in this chapter, and we need to look for many more answers. यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हमने अपनी एक्टिविटी जो हमने ऊपर की है उसमें से बहुत सारे जवाब मिलते हैं आपको, और हमें कुछ एक जवाब और भी ढूंढने हैं। और ये खत्म होता है आपका क्लास 6 साइंस का चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।